नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार सीरीज में कैसा चल रहा है, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, सब कुछ बेनिफिशियल लग रहे हैं और बेनिफिशियल तो है ही है, ये तो मुझे भी पता है। फिर भी यदि आपको कुछ फीडबैक देना होगा तो आप दे सकते हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है वो जीएस के प्रश्न पत्र 3rd से प्रश्न है। और प्रश्न एक बार हम पढ़ रहे हैं कि पारिस्थितिकी संतुलन बिगाड़ने में प्लास्टिक के प्रभाव की जांच कीजिए। प्लास्टिक प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, स्पष्ट करें। तो देखिए 12 अंक के प्रश्न है और 12 अंक के प्रश्न में जनरली 2 डायमेंशन तो होते ही होते हैं, कभी कभी 3 डायमेंशन में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप मुख्य परीक्षा में जब भी बैठे, जब या अभी जो टेस्ट हम करा रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले तो प्रश्न की डिमांड क्या है वो एकदम डिकोड करें कि प्रश्न पूछा गया है और कितने डायमेंशंस में पूछा गया। तो इसमें 2 डायमेंशंस है। पहला डायमेंशन क्या है कि पारिस्थितिकी संतुलन बिगाड़ने में प्लास्टिक के प्रभाव की जांच करनी है, तो एक पार्ट ये हो गया। और फिर इसके प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए सरकारें क्या प्रयास कर रही हैं ये बता करके फिर आपको एक निष्कर्ष देना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा दीजिए कि भाई प्लास्टिक प्रदूषण की चीजों को बताइए, क्योंकि की पॉइंट तो आपका यही है। और भूमिका जो आप लोग घबराते हैं कि सर शुरू कैसे करें, बच्चों में सबसे ज्यादा समस्या आती है कि सर आंसर राइटिंग शुरू कैसे करें। तो मैं बार बार कहता हूं कि की पॉइंट पकड़िए और उसी को, यदि 8 अंक का प्रश्न है तो 20 से 25 शब्दों में, 12 अंक का प्रश्न है तो 30 से 35 शब्दों में इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, वही आपकी एकदम शानदार भूमिका हो गई। तो यहाँ प्लास्टिक प्रदूषण है, प्लास्टिक के प्रभाव की चीजें हैं, तो थोड़ा सा इसी को आप बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। तो प्लास्टिक प्रदूषण जो है दुनिया भर में पारिस्थितिकी संतुलन के लिए एक गंभीर खतरा है और इसकी निरंतरता और बड़े स्तर पर मौजूदगी जैव विविधता को काफी जो है क्षति पहुंचा रहे हैं। समुद्र की गहराई से लेकर के स्थलीय पारितंत्र तक प्लास्टिक जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। तो आप थोड़ा सा भूमिका में दिखा दिए कि भाई जो प्लास्टिक है वो कैसे हमारे जैव विविधता के लिए, मानव समाज के लिए किस तरीके से हानिकारक है, उसकी आपने चर्चा कर दी। अब थोड़ा सा आप प्रभाव की जांच कर लीजिए। तो ऐसे ही एक हेडिंग डालिए कि पारिस्थितिकी संतुलन पर प्लास्टिक का प्रभाव। अब यहाँ आपको लगेगा कि सर एक रेड में लिखे हैं, तो देखिए आपको तो वहां रेड पेन यूज नहीं होना होता है, ब्लैक पेन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप बार बार पेन बदलिए। तो आप ब्लू पेन से ही लिखिए, बस चीजों को ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए, थोड़ा सा पैराग्राफ जगह छोड़िए थोड़ा सा और ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये भूमिका बच्चे की हो गई। अब वो आ रहा है मेन पॉइंट पे कि पारिस्थितिकी संतुलन में प्लास्टिक का जो प्रभाव है अब उसको बताएगा, और इतना लिख करके फिर आप पॉइंट पॉइंट में चीजों को दिखा दीजिए। तो सबसे पहला प्रभाव आप देखेंगे तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव है। तो जलीय जीव प्लास्टिक के मलबे में उलझ जाते हैं। तो जो प्लास्टिक समुद्र में पहुंचता है तो जो हमारे जलीय जीव है इसके मलबे में उलझ जाते हैं। और आए दिन आप जो है सोशल मीडिया पे वीडियो के माध्यम से जो दुर्गति हो रही है जो जलीय जीवों की प्लास्टिक से, वो आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा। माइक्रो प्लास्टिक जो है फाइटोप्लैंक्टन के प्रकाश संश्लेषण और प्रसार, जो प्लैंक्टन की वृद्धि और समग्र विकास को जो है वो प्रभावित कर देते हैं। ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं तो ये फाइटोप्लैंक्टन के विकास और इनके भी जो प्लैंक्टन की वृद्धि और समग्र विकास को प्रभावित कर देते हैं। एक अनुमान के अनुसार 14 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में जाता है। तो देखिए अब चूंकि आप बता रहे हैं कि समुद्र बहुत ज्यादा प्रभावित है, तो थोड़ा सा आपको ये भी डाटा भी देना होगा, और यही डाटा जो है आपकी उत्तर में आपकी गंभीरता को दिखाएंगे कि बच्चा केवल दावा नहीं कर रहा है, दावे के पीछे का प्रमाण भी दे रहा है, और यही प्रमाण जो है आपको अतिरिक्त अंक दिलाएंगे। नहीं तो आप लिख करके तो पूरा आएंगे, 2-2.5 पेज पूरी कॉपी भरे रहेंगे, कोई प्रश्न नहीं छूटा रहेगा, लेकिन नंबर आप पाएंगे औसत। तो औसत नंबर आप क्यों पाते हैं? क्योंकि आप अपने उत्तर में तथ्यों, तर्कों, उदाहरणों का प्रयोग ही नहीं करते हैं, और ये सबसे जरूरी चीज होता है। तो यदि आप बता रहे हैं ना कि भाई अगर समुद्र बहुत ज्यादा प्रभावित है, तो एक उदाहरण दीजिए कि एक अनुमान के अनुसार 14 मिलियन टन जो है प्लास्टिक कचरा
समुद्र में जाता है जो कुल समुद्री मलबे का 80% है। मतलब जो कुल समुद्री मलबा है उसका 80% क्या है, तो केवल प्लास्टिक का कचरा जा रहा है। तो सोचिए कि कितना ज्यादा मतलब इसकी भूमिका है समुद्री जैव तंत्र को प्रभावित करने में। वैश्विक स्तर पर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को सालाना $13 बिलियन का पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है। कितनी बड़ी क्षति हो रही है वैश्विक स्तर पर, तो आप इसको आर्थिक रूप से भी दिखा दीजिए। फिर दूसरा है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्लास्टिक का क्या प्रभाव है, तो प्लास्टिक प्रदूषण का स्वच्छ जल और मृदा पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इससे मृदा की उर्वरता प्रभावित होती है। प्लास्टिक कचरे को जलाने से जहरीली रसायन और माइक्रो नैनो प्लास्टिक्स वायु में मिल जाते हैं, जबकि लैंडफिल मृदा जल को दूषित करती है। तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो वायु मृदा है, जो जल है, वायु है, ये सब प्रभावित हो रहे हैं प्लास्टिक प्रदूषण के कारण। तो आप इनका भी उल्लेख कर दें। और पारिस्थितिकी तंत्र में ये व्यवधान भी उत्पन्न करते हैं। तो एक पॉइंट इसके बारे में ही बताइए कि प्लास्टिक प्रदूषण के कारण आवास प्रतिरूप में बदलाव दिख रहा है। इसके कारण जो है खाद्य श्रृंखलाएं जो है वो प्रभावित हो रही हैं। प्लास्टिक कचरे के संचय के कारण पूरा पारिस्थितिकी तंत्र ही जो है एक तरीके से प्रभावित है। तो आपने पूरा दिखा दिया किस तरीके से जल, थल, नभ सब प्रभावित है प्लास्टिक कचरे से। और विथ उदाहरण मतलब तर्कों तथ्यों के साथ, और यही आपके आंसर राइटिंग करने का अप्रोच है। तो अब आपके प्रश्न का जो 6 नंबर का है, जो एक पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा जो पार्ट है कि प्लास्टिक प्रबंधन के लिए सरकारी जो प्रयास क्या हो रहे हैं, तो अब आप उनकी चर्चा करें। तो पुनः फिर थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे आप और ये हेडिंग लाएंगे। तो हेडिंग में पेन नहीं बदलना है, आपका ब्लू पेन ही रहेगा, बस इसको लिख करके अंडरलाइन कर देना है। परीक्षक समझ जाएगा कि बच्चा जो है प्रश्न के दूसरे पार्ट पे। और ये सब स्मार्ट वर्क आपको करना है। जनरली बच्चे जो कॉपी हमको दिखाते हैं उसमें करते क्या है कि मतलब एक लाइन से शुरू किया और लास्ट तक कोई पैराग्राफ तक नहीं चेंज किया, पॉइंट डायग्राम फ्लो चार्ट की तो बात ही दूर है। तो आप सोचिए कि आप उस तरीके से लिख रहे हैं, एक बच्चा एकदम इस तरीके से चीजों को लिख रहा है, तो एग्जामिनर को पढ़ने में सहूलियत किस कॉपी पे होगी, तो जिस कॉपी पे उसको ज्यादा सहूलियत होगी उसको ज्यादा नंबर दिलाएगा। मतलब ये जान लीजिए, एक चीज तो आप नोट कर लीजिए कि अगर आपकी कॉपी को एग्जामिनर पढ़ने में ज्यादा समय लगाया, अगर उसको पढ़ने में दिक्कत हुई, तो मान लीजिए कि आपको फिर बहुत खराब नंबर देगा, आप शहीद हुए फिर। और अगर एग्जामिनर को लग रहा है कि जो भी उसके माइंड में की पॉइंट होनी चाहिए वो पॉइंट आपको ऐसे दिख जाए, तो मतलब एग्जामिनर को, तो फिर तो एग्जामिनर आपको वो नंबर देगा ना कि आप टॉप कर जाएंगे। तो आप टॉप तभी करेंगे जब इस तरीके का एफर्ट लगाएंगे। ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप जो पहला सरकारी प्रयास है, तो आप इसकी चर्चा करें। ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा शुरू की गई है ये पहल, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण और प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर जो है वो फ्रेमवर्क तैयार करना है। तो आप इसकी चर्चा कर दें। ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप की पहला सरकारी प्रयास। दूसरा सरकारी जो प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, तो यूनेप प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर काम करता है, जिसमें प्लास्टिक के उत्पादन, खपत और प्रबंधन शामिल है। तो यूनेप का जो प्रयास है आप उसकी भी चर्चा करें। साथ ही साथ जो हमारा बेसल कन्वेंशन हुआ है, तो बेसल कन्वेंशन में क्या है कि खतरनाक अपशिष्ट के निर्यात और निपटान पर एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो 2021 से प्लास्टिक को शामिल करता है। मतलब जो बेसल कन्वेंशन है, जो अंतरराष्ट्रीय जो खतरनाक अपशिष्ट थे तो उनके निर्यात और निपटान पे जो काम करता था, तो उसने जो 2021 से प्लास्टिक को भी गंभीर समस्या माना और उसके भी निपटान और निर्यात पर जो है वो एक तरीके से नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। तो बेसल कन्वेंशन की चीजों को भी बताइए। फिर अगला जो महत्वपूर्ण है स्वच्छता अभियान, तो विभिन्न देशों में प्लास्टिक कचरे को कम करने, प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, और जो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो प्रभावी है। क्योंकि कोई भी योजना परियोजना सरकार केवल एक दिशा निर्देश दे सकती है, उसके सफल होने के पीछे के सबसे ज्यादा उत्तरदायी कारक होता है समाज।
मतलब अगर समाज का प्रत्येक व्यक्ति चाह ले कि हम प्लास्टिक का अपने जीवन में कम से कम प्रयोग करेंगे, तो देखिए कि प्लास्टिक ऐसे छूमंतर हो जाएगा। भाई आप अपने से प्रयास कर सकते हैं, मार्केट जाते हैं, कसम खा लीजिए कि अब हम पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे, झोले का उपयोग करेंगे। तो सोचिए, आप ऐसे सोचिए कि जो पिछले महीने आप अगर 20 बार सब्जी लेने गए, 20 पॉलीथीन का आपने प्लास्टिक का उपयोग किया, और अगर आपने झोला ले लिया तो वो 20 पॉलीथीन तो कम हुआ केवल आपके द्वारा, इंडिविजुअल आपके द्वारा। इस तरीके से अगर प्रत्येक नागरिक इसी लेवल पे काम करना शुरू कर दे कि भाई जो हम इस प्लास्टिक की बोतल का पानी यूज नहीं करेंगे, या प्लास्टिक का जो बर्तन जो आजकल बनाया जा रहा है उसका हम प्रयोग नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे ये सब चीजें, भाई ये सब चीजें मार्केट में क्यों है? ऐसा तो है नहीं कि 50 साल पहले इनकी भरमार थी, एकदम नहीं थी। आई क्यों? क्योंकि हम लोग को सहज लगा। और वर्तमान में ये भी जान लीजिए कि हार्ट अटैक के जो हार्ट अटैक हो रहे हैं उसका जो सबसे बड़ा कारण जो निकल के आ रहा है, जो वैज्ञानिकों की जो रिसर्च बता रही है, उसमें प्लास्टिक की बड़ी भूमिका है। जो हमारे अंदर जो माइक्रो प्लास्टिक्स पहुंच रहे हैं, तो हमारे जो रक्त धमनियां हैं उसे ब्लॉक कर रहे हैं, और जो है वो हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण बन रही है। तो ये भी आप इसकी भी चर्चा कर सकते हैं। फिर अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण में प्लास्टिक रिसाव को रोकने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन और संरचना और व्यवहारों में सुधार करना जो है वो आवश्यक है। इसमें अपशिष्ट की कमी, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और उचित निपटान विधियों को बढ़ावा देना भी शामिल है। तो अपशिष्ट प्रबंधन का भी आप उल्लेख कर दें। और प्लास्टिक न्यूनीकरण रणनीतियां, मतलब ऐसी रणनीति बनाई जाए जहां प्लास्टिक का न्यूनतम प्रयोग हो। तो प्लास्टिक प्रयोग को कम करने के लिए नीतियों को लागू करना, जैसे एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना। मतलब वो प्लास्टिक तो सबसे ज्यादा समस्या उत्पन्न करते हैं कि जिनका जो है एक बार प्रयोग करके आप फेंक देते हैं। मतलब वही जो सब्जी उब्जी लेने का जो पॉलीथीन है, या जो आप खाना पैक कराते हैं, तो वो सब क्या है कि आप खाना आया, आपने निकाला, खाया, उसको फेंक दिया, तो वो फिर किसी काम का नहीं रहता है। तो ऐसे को तो एकदम प्रतिबंधित कर देना चाहिए। और जो प्लास्टिक, सब चेयर है, एक बार प्लास्टिक बन गई तो वो बहुत दिन तक चलेगी, तो वो कम हार्मफुल है तुलना में इसके जो सिंगल यूज प्लास्टिक है। तो इस पे प्रतिबंध लगाना और वैकल्पिक सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा देना। आज से प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में काफी कमी आ सकती है। तो अब यहाँ आपने प्रश्न का जो दूसरा है कि भाई सरकार इसके लिए क्या प्रयास करी, तो सरकार के प्रयास को तो आपने बताया ही बताया, साथ ही साथ 2-1 पॉइंट में ये भी बताया कि भाई जो समाज है वो क्या प्रयास कर सकता है, तो उसकी भी आप चर्चा कर दिए। अब आपका प्रश्न पूरी तरीके से कंप्लीट है उत्तर। अब आपको करना क्या है, बस एक छोटा सा निष्कर्ष देना, और निष्कर्ष लिखना जरूर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भूमिका और निष्कर्ष पे भी अंक मिलते हैं, इसका ध्यान रखना है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि इन प्रयासों के माध्यम से प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और एक अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर काम करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। तो भाई जो प्लास्टिक को नियंत्रित करने या कम करने का जो प्रयास है, तो वो एक सस्टेनेबल जो है सतत विकास की दिशा में प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो है जो आने वाली पीढ़ी हो उन्हें एक बेहतर कल मिले और बेहतर समाज मिले। तो ये सारे प्रयास मिल रहे हैं, कर रहे हैं, और इसी तरीके से आपको निष्कर्ष देके चीजों को खत्म कर देना है। तो ठीक है, आज का जो हमारा प्रश्न का उत्तर था वो यहीं तक था, और मुझे बहुत भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल एक प्रश्न का आपको मॉडल आंसर मिला होगा, बल्कि उत्तर कैसे लिखना है, भूमिका में क्या जानना चाहिए, निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, बीच का पार्ट कैसे होना चाहिए, कैसे सारे डायमेंशंस को टच करना है, किस फॉर्मेट में लिखना है, उन सब की भी जो है जानकारी हुई होगी। संस्थान के द्वारा ये 2 बैच चल रहे हैं, इसके बारे में तो मैंने पीछे बताया ही है। और इसमें क्या है ना कि डेली जो हम आपको प्रश्न देते हैं, तो कुछ इस तरीके से आप उसको लिख करके दिखाते हैं। देखिए प्रॉपर वे में मार्किंग हुआ है, क्योंकि आप लोग के मन में एक क्वेरी होती होगी ना कि भाई अगर हम प्रश्न सर हमको देंगे तो लिख के हम कहाँ भेजेंगे, तो आपको टेलीग्राम पे भेजना होता है PDF बना करके। और ये देखिए सेम डे ही आपकी कॉपी का मूल्यांकन हो जाता है, और जो भी नंबर पाए हैं, अगर आपका आधा नंबर भी कटा है तो बताया गया है, और कैसे आप और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सब बताने के बाद जो है फिर हम मॉडल आंसर अपना देते हैं, और ये प्रक्रिया आपके प्रत्येक प्रश्न पत्र से, प्रत्येक टॉपिक से होगी। और विश्वास माने कि अंत समय तक अगर आप हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं और ईमानदारी से प्रयास करते हैं, तो आप फिर रैंक लगाने से नहीं चूकेंगे। बस एफर्ट ये होना चाहिए कि जितना संस्थान परिश्रम कर रहा है उसके साथ आप चल लीजिए, क्योंकि 750 प्लस प्रश्न जो है यदि आप करके जाएंगे प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक टॉपिक से, तो सोचिए कि आधे से मतलब 70 से 75% चीजें तो आपको यहीं से डायरेक्ट मिल जाएंगी। और जब डायरेक्ट मिल जाएंगे तो आप कितना सहज स्थिति में चले जाएंगे मेंस में।
और ये कुछ हमारे लिंक्स हैं। देख तो हमारा टेलीग्राम है, तो जो अभी हम पढ़ा रहे हैं यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए होता है तो ये आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, यहाँ मिल जाएगा। और भी साथ में संस्थान बहुत सी सूचनाएं अपने टेलीग्राम पे ही सबसे पहले प्रोवाइड करवाती है। और दूसरी चीज ये हमारे कुछ यूट्यूब चैनल है, एक तो हमारा समृद्धि आईएएस का है जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, और दूसरा हमारा सेकंड चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज्वाइन करें। और सबसे अंत में यदि आप हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।